नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आता है कि एक भारतीय नागरिक होने का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट रखने की बात नहीं है। इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है इसका। तो चलिए, आज हम भारतीय नागरिकता के पूरे कानूनी सफर को एक एक करके समझते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने के वो कौन से तय रास्ते हैं। आखिर कैसे कोई यहाँ का नागरिक बन सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय नागरिकता आखिर है क्या चीज। देखिए, भारतीय नागरिकता कोई हवाई बात नहीं है। ये एक पक्का कानूनी दर्जा है जिसकी पूरी बुनियाद भारत के संविधान और 1955 के नागरिकता अधिनियम पर टिकी हुई है। यही दो वो बड़ी किताबें हैं जो तय करती हैं कि कौन भारतीय है। तो ठीक है, कानूनी आधार तो समझ आ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है कि भारतीय नागरिक बनने के रास्ते कौन-कौन से हैं। मोटे तौर पर भारतीय नागरिकता तक पहुंचने के 4 मुख्य रास्ते हैं, या कह सकते हैं कि 4 दरवाजे हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, और चौथा है देशीयकरण। चलिए एक एक करके इन चारों को देखते हैं। तो ये जो पहले 2 रास्ते हैं, जन्म और वंश, इनमें एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी फ़र्क है, और वो फ़र्क है जगह का। मतलब जन्म हुआ कहाँ है। देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर किसी का जन्म भारत के अंदर हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक भी भारतीय है, तो उसे नागरिकता जन्म से मिल जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, तब क्या? तब भी रास्ता है, वंश के आधार पर। शर्त बस वही है कि माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अच्छा, अब जो तीसरा रास्ता है यानी रजिस्ट्रेशन का, वो कुछ खास लोगों के लिए है जिनका भारत से पहले से ही कोई मजबूत रिश्ता हो। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो। और फिर आता है चौथा और आखिरी रास्ता, देशीयकरण का। इसको ना एक तरह की चेकलिस्ट की तरह समझिए। इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे एक लंबे समय तक भारत में रहना, अच्छा कैरेक्टर होना और भारत की किसी एक आधिकारिक भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी होना। और हाँ, जब हम कहते हैं ना कि लंबे समय तक रहना, तो ये वाकई लंबा समय है। देशीकरण के लिए आमतौर पर कम से कम 12 साल भारत में रहना जरूरी होता है। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। तो नागरिक बनने के रास्ते तो हमने देख लिए, पर नागरिक बनने के बाद मिलता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर अधिकार, वोट देने का अधिकार। यही वो शक्ति है जो हर नागरिक को देश की दिशा तय करने में एक सीधी भूमिका देती है। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब एक बराबर हैं। किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और जाहिर है, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी, अपने विचार रखने की आज़ादी। सही मायनों में यही तो एक सेहतमंद लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस तरह नागरिकता हासिल की जा सकती है, उसी तरह कुछ खास हालतों में इसे खोया भी जा सकता है। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। नागरिकता जाने के भी 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है त्याग, यानी कोई अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समाप्ति। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। और तीसरा है वंचित करना, जिसमें सरकार नागरिकता वापस ले सकती है अगर ये पता चले कि इसे धोखाधड़ी या किसी गलत तरीके से हासिल किया गया था। तो चलिए, अब तक की पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। जो कुछ भी हमने समझा है, उसकी सबसे जरूरी बातें क्या हैं? तो कुल मिलाकर नागरिकता एक पूरे जीवन चक्र की तरह है। इसकी परिभाषा कानून देता है। इसे पाने के 4 अलग-अलग रास्ते हैं। ये हमें वोट देने जैसे बहुत जरूरी अधिकार देती है। और हाँ, कुछ खास शर्तों के तहत इसे खोया भी जा सकता है। तो अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। नागरिकता सिर्फ कुछ नियम और अधिकार नहीं है। ये बात कि इसे पाया भी जा सकता है और कुछ हालातों में खोया भी जा सकता है, ये हमें एक नागरिक और देश के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?